हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया, जो कि मैंने एक सिंगल वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया था। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों, चैप्टर नंबर 5 से ही आपकी मेन अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, यानी हमारा जो मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 तक। ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोला जाता है बच्चों। तो आपको मैं याद दिला दूं, मैंने आपको एक डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बताया था बच्चों, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि आपके जो एसेट्स होते हैं वो इक्वल्स टू आपके कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ होती है। हमारा डुअल एस्पेक्ट जो प्रिंसिपल होता है वो हमें इस इक्वेशन के बारे में बताता है, या थोड़ा सा मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो बच्चों ये बताता है कि आपके एसेट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए आपकी लाइबिलिटीज़ के, क्योंकि कैपिटल भी एक लाइबिलिटी का ही पार्ट है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है बच्चों, तो इस एक इक्वेशन पे ही ये हमारा पूरा चैप्टर चलने वाला है, जिसे हम ख़त्म करेंगे कुछ क्लासेस में। तो बच्चों, आज से इस चैप्टर से हमारी मेन अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ कि हमको मतलब यानी कंपनी को बच्चों इस इक्वेशन पे ही पूरा काम करना होता है बच्चों। यहीं से वो अपने सारी ट्रांजैक्शन को करना स्टार्ट करती है, रिकॉर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन है बच्चों ये, इसको आप याद रखना। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा इसका एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको समझ आएगा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या था बच्चों। तो बच्चों, ये जो है 2019 का एडिशन है, लेकिन 2020 भी बिल्कुल सेम है बच्चों। फ़िलहाल अभी मेरे पास 2019 का एडिशन है, तो हम इससे क्वेश्चन करते हैं, जो कि लगभग सेम क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसका फॉर्मेट जानना ज़रूरी है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, तो आपको ये फॉर्मेट समझना है, कैसा इसका फॉर्मेट होता है। ये बच्चों को जिसका मैंने फॉर्मेट बनाया है, जिसमें एक जगह होते हैं एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो बच्चों, हमें एक तरफ ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है एसेट्स रखने होते हैं, और एक तरफ हमको रखनी होती है कैपिटल और लाइबिलिटीज़, और इस तरफ बच्चों हमारा होता है ट्रांजैक्शंस। बच्चों, ये ही इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का शो किया था। पढ़ते हैं बच्चों, साथ साथ में समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। ठीक है, यानी हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और हमने उसमें कैश लगाया 45,000। बच्चों, बिजनेस जैसे ही स्टार्ट आप करोगे, आपका फर्स्ट पॉइंट होगा ये आपको जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश क्या है बच्चों? एसेट आपका। तो आपको एसेट के नीचे इसको शो करना पड़ेगा कि हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई, और कैपिटल लगाई है बच्चों, तो यहाँ पे आपको कैपिटल आपने शो किया ही हुआ है।
तो इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, हमारे पास बिजनेस में 45,000 का कैश आया और इक्वल्स टू कैपिटल भी हमारी 45,000 की हमने लगाई, या आप यूँ कह लीजिए कि हमने 45,000 की कैपिटल लगाई जो कि हमने कैश में लगाई। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन की एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा इक्वल्स टू के उधर की सारी चीज़ें जितनी भी हों और इक्वल्स टू के इधर की सारी चीज़ें जितनी भी हों, ये बच्चों हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। ठीक है, और एक ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेंगे बच्चों। कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनके 3 इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो वो भी हम अभी आगे जाके देखेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके 3 जगह इफ़ेक्ट पड़ते हैं। पॉइंट नंबर आप समझ गए, ये वाला पॉइंट बच्चों आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा और आपके एग्जाम में भी ये वाला पॉइंट हमेशा आपको दिखेगा। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या फिर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है बच्चों। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारा हम टोटल यहाँ लिखते और अलग से फिर अपने एसेट्स को शो करते हैं, जो कि अभी हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको फर्स्ट पॉइंट ऐसे सॉल्व करना है, इसके जस्ट बाद आपको सेकंड पॉइंट सॉल्व करना है, जो कि है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500। यानी हमने एक बैंक अकाउंट खोला और वहाँ पे हमने 4,500 डाले। तो बच्चों यहाँ लिखना पड़ेगा हमको ट्रांजैक्शन में, ओपन अ बैंक अकाउंट। अच्छा बच्चों, पूरी अकाउंट्स जो है वो पूरी की पूरी आपको समझने के ऊपर है। अगर आपने 11th के अकाउंट्स बच्चों ध्यान से समझ ली तो आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ध्यान से मैं आपको हर एक पॉइंट समझा के यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। जैसे इस वाले पॉइंट में इसने बोला कि हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और वहाँ पे पैसे डाले। तो जनरली बच्चों अगर हम अपनी बात करें, अगर मैं कहीं जाके बैंक अकाउंट अपना एक ओपन करवाऊँ और उसमें पैसे डालूँ तो क्या होगा, जो मेरी जेब में कैश रखा हुआ है बच्चों वो कम नहीं हो जाएगा, 4,500 वो कम हो जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हुई कि 4,500 मैंने यहाँ से माइनस क्यों करे, क्योंकि मेरे जो भी जेब में कैश पड़ा था उसमें से मैंने क्या किया, 4,500 निकाल के बैंक में डाल दिया। और बैंक भी हमारा एक एसेट ही होता है बच्चों, तो एसेट साइड ही टू बैंक और प्लस 4,500, और कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ध्यान से आपने समझा हो तो, आपको ये पॉइंट समझ आया हो तो। मान लेते हैं मेरी जेब में पड़े थे 45,000 जो कि मेरे लिए कैश थे, फिर मेरे जेब में 45,000 थे और मैं बैंक चला गया। वहाँ मैंने मैनेजर से बोला कि प्लीज़ मैनेजर मेरा एक अकाउंट खोल दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है हम खोल देंगे आपको, लेकिन 4,500 हमको देने पड़ेंगे जो कि हम आप ही के अकाउंट में डाल देंगे, हम अपना कोई चार्ज नहीं लेंगे। मैंने ठीक है, 45,000 में से 4,500 मैंने निकाले और उनको दे दिए और उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिए, जो कि बैंक भी मेरा एक एसेट ही होता है। तो जो शुरू की 2 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको एक लाइन खींच के यहाँ लिखनी है आपको न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन होता है बच्चों इसको सॉल्व करके जो आएगा, यानी कैश अब मेरे पास कितना रह गया, 40,500 प्लस मेरे बैंक में तो 4,500 है ही, इक्वल्स टू कैपिटल में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो पहले की तरह ही 4,500 ही है, 45,000 ही है। ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर हुआ होगा आपको। अभी भी देख लो बच्चों आप, यहाँ का टोटल इक्वल्स टू के वहाँ के टोटल के बराबर है। ठीक है, हमेशा ऐसा ही करना बच्चों। अकाउंटिंग इक्वेशन में शुरू के 2 पॉइंट एक साथ सॉल्व करके न्यू इक्वेशन बनती है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट सॉल्व होता है, जो कि पढ़ते हैं हम क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर 11,200। अब बच्चों एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, आप उस बात को नोट डाउन कर लेना, नोट बना के लिख लेना, क्योंकि वो आगे आपको बहुत काम आने वाली है। बच्चों यहाँ पे इन्होंने बोला हमने गुड्स खरीदे हैं फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी। क्या यहाँ पर इन्होंने ये बात बोली कि हमने ये गुड्स कैश में खरीदे? ऐसा तो इन्होंने नहीं बोला। तो बच्चों जहाँ भी वो नाम का यूज़ करेगा ना, जहाँ भी नेम आ जाएगा और अगर उसके बाद उसने कैश का यूज़ नहीं करा, तो इसके लिए बच्चों हमेशा हम मानेंगे कि ये चीज़ हमने ट्रांजैक्शन जो करी थर्ड वाली है हमने क्रेडिट पे करी है। इस बात का बच्चों हम ख्याल रखेंगे कि जहाँ भी नाम आ जाए वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होगी, लेकिन
अगर वहाँ पे उस नाम के साथ साथ ये बोल दिया कि यहाँ पे हमने कैश पे कर दिया या कैश में खरीदा, तो फिर वो कैश ही माना जाएगा। लाइक हम ये बोलते बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी फॉर 11,200 एंड पेड फॉर देम। ठीक है बच्चों, अगर हम ये भी लिख देते पेड टू देम, तो इसका मतलब हमने उनको पैसा पे कर दिया। तो यहाँ नाम आया तो हम क्या मानेंगे बच्चों, ये है हमारी क्रेडिट परचेज। अच्छा बच्चों, क्रेडिट परचेज मैं करूँगा, क्या मेरे कैश में कोई फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं। क्या मेरे बैंक में कोई फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं। लेकिन मेरे पे गुड्स तो आ ही जाएंगे। तो प्लस स्टॉक आपको लिखना है, कितने के? 11,200। कैपिटल में कोई फ़र्क पड़ा? जी नहीं, कैपिटल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमने किसी से अगर उधारी पे सामान खरीदा, एक हैंड क्या होगा, हमारे पास सामान आएगा तो मेरा एसेट बढ़ गया, और दूसरे हाथ क्या होगा, मैंने दिया कुछ नहीं है लेकिन देना तो है। तो लायबिलिटीज़ में बच्चों आपको क्रेडिटर्स शो करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स शो करना पड़ेगा 11,200 का ही। ये बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल जो होता है इसका, इसी बेस पे काम होता है। तो एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हो रहे होंगे और वही आपको पता लगाना है। जैसे कि सिंपल सी बात मैंने आपको यहाँ समझाई, अगर मैं क्रेडिट में परचेज़ करता हूँ बच्चों, तो एक हैंड मेरे पास स्टॉक आएगा, गुड्स आएंगे, गुड्स मेरे लिए क्या है, एसेट, तो उन्हें मैं एसेट में रिकॉर्ड कर लूँगा। और दूसरी हाथ मेरे पास से कुछ गया, जी नहीं, तो क्या हुआ, देना तो है, क्रेडिटर्स। मान लेते हैं अगर कैश में होता सर, तब क्या करते? तो बच्चों फिर एक तरफ स्टॉक आता और एक तरफ कैश में से कम हो जाता मेरा। समझे? ख़त्म बच्चों, इतना करने के बाद ख़त्म। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट ख़त्म, तो ये इक्वेशन भी ख़त्म। 40,500 प्लस कैश के बाद बैंक है मेरे पे इतना, प्लस स्टॉक है 11,200, कैपिटल मेरी इतनी की इतनी रह गई, और प्लस 11,200 के क्रेडिटर्स। बच्चों आप देख सकते हो ये हमारा इक्वल है 56,200। आप टोटल कर सकते हो इनका, ये 56,200 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसे अब नोट डाउन कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं शो कर देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जिन बच्चों के पास कोई भी पुराना एडिशन है बच्चों, तो आपके ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मैच कर रहे होंगे। और अगर नहीं है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, या फिर जब तक आपको बुक अवेलेबल नहीं होती। वैसे अब काफ़ी सारी शॉप्स खुल चुकी हैं, तो आप अगर चाहो तो बुक परचेज़ कर सकते हो बाहर जाके। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, आप इसे देख लीजिए। चलिए फिर से मैं एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाता हूँ बच्चों। आप चाहो तो एक सिंगल भी बना सकते हो मेरी तरह, इस तरीके से, जहाँ पे आप एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ लिख सकते हो और इनके नीचे इनकी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया। तो हमें पॉइंट नंबर 1 क्या बोला? बोला गया गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अमाउंटेड 25,000। फिर से फर्स्ट पॉइंट वही है बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बच्चों फिर से मैं आपको समझाऊं, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो कैश से, तो उससे होगा क्या? सबसे पहले आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, कितने की लगाई? 25,000 की। तो आपने कैपिटल लगा दी, प्लस कैपिटल लगाई जो कि कैश में लगाई, और कैश होता है एक एसेट, तो कैश 25,000। क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम।
तो बच्चों फिर से आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर हमें नहीं बोला गया कि अगर आपने परचेज़ करी है तो आपने पेमेंट भी कर दी, और क्योंकि यहाँ पर नाम आ गया तो हम क्या मानेंगे बच्चों, ये जो हमारा ट्रांजैक्शन हुई है ये क्रेडिट पे हुई है। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम जो है वो है 10,000 के। तो बच्चों अगर आप गुड्स परचेज करते हो, गुड्स अगर परचेज करोगे तो आपको गुड्स एसेट में बढ़ जाएंगे, और क्योंकि अगर आपने उधारी पे खरीदें, अभी तक पैसा नहीं दिया, तो आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। ये बात क्लियर है। गुड्स आ गए मेरे 10,000 के और मेरे क्रेडिटर भी 10,000 के ही आ गए। एक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दूसरी इक्वेशन में ये सारी चीज़ें बच्चों नीचे नहीं लिखनी, क्योंकि इसको तो हम 2 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद न्यू इक्वेशन में एक साथ लिखने वाले हैं। न्यू इक्वेशन में आप देखोगे मेरे पास कैश है 25,000 का, मेरे पास स्टॉक है 10,000 रुपीज़ का, कैपिटल मैंने लगाई थी 25,000 तो वो नीचे आ गई, और क्रेडिटर मेरे 10,000। देखो बच्चों इक्वल्स टू के उधर का आप सम करोगे और इधर का करोगे तो वो इक्वल है। फिर पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में बोला बच्चों सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, उसे हमने बेच दिया 1500 में। ओहो बच्चों ये वाला ध्यान से देखना, सोल्ड गुड टू सोहन, ध्यान से समझना बच्चों ये वाला पॉइंट। यही वो पॉइंट है जो मैं कह रहा था 3 जगह इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो 3 जगह इफेक्ट बच्चों ऐसे ही पॉइंट में बढ़ते हैं जहाँ पे मैं कम की चीज़ ज़्यादा में बेच दूँ या फिर ज़्यादा की चीज़ कम में बेच दूँ। मेरे कहने का मतलब है जहाँ पर आपको लॉस हो जाए या फिर प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसी चीज़ों का फ़र्क 3 जगह पड़ता है। जैसे ध्यान से समझते हैं हम, मैंने 1800 रुपये की चीज़ बेची और वो मैंने बेच दी 1500 रुपीज़ में। आप ध्यान से समझना, मान लो ये पेन मेरा 10 रुपये का है और मैंने ये पेन बेच दिया 8 रुपये में, तो बच्चों 2 रुपये का लॉस हो गया। ये बात क्लियर है आपको। लेकिन जब मैं अपनी बात करूँगा तो मैं बोलूँगा मेरे पास से ये पेन 10 रुपये का गया है, भले ही आगे वाले को मैंने 8 रुपये में दिया और मेरे पे 8 ही रुपये आए हो, या फिर मैं 8 ही रुपये उससे बाद में लूँ। कहने का ये मतलब है कि 1800 रुपये के गुड्स मैंने बेचे जिसकी कॉस्ट 1800 है, तो मेरे पास से तो 1800 रुपये के गुड्स गए हैं, जबकि उसने अभी मुझे पैसे नहीं दिए। क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी देखा आपने नाम आया है सोल्ड गुड्स टू सोहन और कैश नहीं लिखा। 1800 की मैंने चीज़ बेची और बेची है 1500 में, यानी 1500 में उससे बाद में लूँगा। और मैं अगर किसी से बाद में पैसे लेता हूँ तो उस बंदे को मैं क्या कहता हूँ, डेटर्स कहता हूँ बच्चों। इससे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को कितने लेने हैं, 1500 ही तो लूँगा। 1800 का मैंने बेचा तो मैंने बोला मेरे स्टॉक की वैल्यू 1800 से कम हो गई, क्योंकि मैंने इस 10,000 में से 1800 रुपये के गुड्स निकाल के बेच दिए। हालांकि वो बेचे मैंने 1500 में, जो कि मुझे अभी पैसे नहीं मिले। अगर बच्चों मैंने कैश में बेचा होता तो ये यहाँ पर ऐड हो जाता, लेकिन क्योंकि ये कैश में नहीं बेचा तो बच्चों मैं बाद में पैसा लूँगा, और बाद में पैसे लेने वालों को हम डेटर कहते हैं। जैसा कि बाद में जिन्हें हमें पैसा देना है उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं, वैसे ही बाद में पैसे लेने वालों से हम डेटर कहते हैं। इस पूरी ट्रांजैक्शन में हुआ क्या बच्चों, देखो 1800 की चीज़ 1500 में बेच दोगे तो 300 रुपये का लॉस हुआ, तो वो लॉस बच्चों कैपिटल में से माइनस हो जाता है। प्रॉफिट होता तो कैपिटल में ऐड हो जाता। ठीक है, समझे। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या बनी, 25,000 का कैश प्लस 8,200 रुपये के मेरे पे अभी भी स्टॉक बचे हुए हैं, प्लस मेरे डेटर हो गए 1500 के, 24,700 की कैपिटल रह गई और 10,000 के क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात आपको। आप इसका टोटल कर सकते हैं, ये इक्वल ही आ रहा होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है इसका, जिसमें बोला गया है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ कौन था, जिसकी हम बुक मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आप कह लो ओनर। गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस।
बिजनेस से पैसे निकाले गोपीनाथ ने, कितने रुपए निकाले हैं बच्चों? 5000 रुपये। तो 5000 रुपीज़ अगर मैं बिज़नेस से निकालूंगा तो सबसे सिंपल और सबसे पहली बात ये होगी कि मेरा कैश कम हो जाएगा, तो आप कैश में से माइनस कर लो। एक एक्सपेक्ट तो आपको समझ आ ही रहा होगा ना बच्चों कि अगर मैं बिज़नेस से पैसा निकालूंगा तो बिज़नेस के कैश में कमी आ जाएगी। और दूसरा क्या हुआ? दूसरा, क्या मेरे पे कुछ और चीज़ आई बिज़नेस में? नहीं। क्या मेरे को किसी को पैसा देना है? नहीं। जब मैंने बिज़नेस में पैसे लगाए थे तो मेरे पास कैश बढ़ा था, तो मैंने कैपिटल भी लिखी थी। अब मैंने बिज़नेस से पैसे निकाल रहा हूँ तो कैपिटल भी कम होगी बच्चों, कैपिटल में से भी कम हो जाएंगे पैसे, समझे? तो न्यू इक्वेशन इसकी भी बनेगी। 20,000 मेरे पास अब कैश रह गया, प्लस इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। आप चाहो तो, जिनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप चाहो तो 0 0 इन्हें लिख सकते हो, और अगर नहीं भी चाहो तो भी ठीक है। चलिए बच्चों 0 0 लिख लेना, ठीक है? यहाँ 0 आप लिख सकते हो। तो यहाँ ये रह गए, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कैपिटल में कमी आई थी 19,700 प्लस 10,000 के हमारे लाइबिलिटीज़ बची हुई हैं अभी भी। ख़त्म बच्चों। अब आप चाहो तो इसका टोटल कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ठीक आएगा 29,700। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया बच्चों? देखो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए आपको बस ये ध्यान में रखना है कि एक ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 इफ़ेक्ट तो होंगे ही, जैसा हमने पॉइंट 1, 2 और 4 में देखा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसके 3 इफ़ेक्ट पड़ जाएं। देखो 3 इफ़ेक्ट पड़ जाएं, तो आपको बस ये जनरल दिमाग लगाना है अकाउंटिंग इक्वेशन टाइम करते टाइम। क्वेश्चनों को आपको अपना एक जनरली माइंड को यूज़ करना है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उससे हमारे बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि परचेज गुड्स, तो गुड्स आएंगे, सिंपल सी बात है। देखो मैंने स्टॉक में लिखा गुड्स आएंगे, और अगर मैंने उधारी में ख़रीदा है तो मेरे क्रेडिटर बढ़ेंगे। कैश में ख़रीदा होता तो मैं कैश में से माइनस कर लेता, ठीक है? ये जनरल सी बातें हैं। बिजनेस से पैसा निकालोगे तो क्या होगा? बिजनेस में कैश कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी। डालोगे तो क्या होगा? कैश बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल जनरल सा आपको माइंड में यूज़ करना होता है, जिसके आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन करे इसके आज। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके होमवर्क में देता हूँ बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ठीक है? इसके अलावा बच्चों मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैंने दे दिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बच्चों चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों ने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं करा। बच्चों इससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी नहीं मिलेगी और आप पढ़ने में लेट हो जाओगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ और आपको तब एकदम से पता चलेगा कि 2-3 वीडियो डल चुके हैं, आप मेरे साथ साथ नहीं चल पाओगे, होमवर्क साथ साथ नहीं कर पाओगे, और फिर अगर आपका डाउट आएगा तो आप काफ़ी आगे जाके पूछोगे मुझसे। इसीलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो लाइक ज़रूर करें, ठीक है बच्चों? तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आपने नोट डाउन कर लिए हो तो थैंक यू।